हे एवरीवन, सूर्या शर्मा दिस साइड एंड मैंने इसी साल यार एनटीएससी स्टेज 1 राजस्थान से क्लियर किया। सो उसी के रिलेटेड मैं इस वीडियो में अपनी कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि मैंने हर एक सब्जेक्ट को कैसे पर्टिकुलरली पढ़ा एंड उसके रिलेटेड यार मेरे को क्या चीज़ें काम की मिल रही एंड क्या नहीं की, मैं सब कुछ डिटेल में यार डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले चालू करते हैं मेंटल एबिलिटी के साथ। मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एनटीएससी के लिए, बिकॉज आप एक सब्जेक्ट को आप मेहनत करके एंड उसमें 100 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। एंड इसके लिए मेरी एक टिप रहेगी कि आप लोग 90 to 95 इफ़ आप मेंटल एबिलिटी में स्कोर कर पाएँ स्टेज 1 में, तो आप सेकेंड पेपर के लिए आप ईजिली अपना कट ऑफ गिरा सकते हैं कि हम लोग इफ़ 80 स्कोर कर रहे हैं या फिर हम लोग 95 स्कोर कर रहे हैं, 90 स्कोर कर रहे हैं, तो हम लोग फिर इजीली कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेंटल एबिलिटी में जो इजी पेपर आ रहा है हम उसमें 90-95 तक स्कोर कर पाए। एंड उसकी आप इतनी टेंशन मत लीजिए, इतना टफ पेपर नहीं आता है। जस्ट एक बार कोई सी भी बुक कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसी हमें अप्रोच रखनी है। फिर प्रीवियस ईयर आप जिस भी स्टेट से हैं, जैसे राजस्थान से हैं या फिर कहीं से भी हैं, तो आप अपनी प्रीवियस पेपर्स कर लीजिए स्टेट के, मिनिमम 8 ईयर्स के करिएगा, जिससे आपको अच्छा आइडिया मिल जाए, बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड आप उतनी यार प्रैक्टिस कर पाएंगे। एंड मेरे अकॉर्डिंग इफ़ हो सके तो आप एनटीएससी स्टेज 2 के भी पिछले 5 साल के पेपर्स कर लीजिएगा। अब कई बच्चों के लिए डाउट होता है कि हम लोग स्टेज 2 का क्यों करें, वो तो टफ होगी या फिर थोड़ी सी हमें लेवल हाई करनी पड़ेगी। इफ़ आप स्टेज 2 के पेपर्स कर पा रहे हैं तो आपको क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी पहली तो। एंड ये चीज़ मैंने यार ट्राई नहीं की थी, बट मुझे बाद में जब मैंने किया तो मुझे हेल्पफुल लगा। अभी जैसे मैं स्टेज 2 की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे अब स्टेज 1 के पेपर्स बहुत टफ नहीं लगते, बिकॉज स्टेज 2 में आपकी स्पीड भी बन जाएगी, आपको बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एंड आपको टफनेस भी अच्छी दिख जाएगी। तो स्टेज 1 का पेपर फिर आपको ईजी लगेगा एंड डुएबल लगेगा कि आप 95 तक ईजिली स्कोर कर सकते हैं। एंड हमें अपना मेन एम 95 ही रखना है। 90 आप कर सकते हैं, 95 तक आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। वो 5 क्वेश्चंस की आप टेंशन मत लीजिए, बिकॉज वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं एंड वो रैंडम चांसेस आपसे हो भी सकते हैं, बिकॉज इफ़ लॉजिक उस समय क्लिक कर दिया, बट हो सकता है उस समय लॉजिक क्लिक ना करे, तो हम लोग मार्जिन के लिए 95 को ही एम करेंगे। मेंटल एबिलिटी में आपको यार रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, हर रोज़ 30 to 40 मिनट्स आप मेंटल एबिलिटी पर दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग आप 1 आवर दे सकते हैं, 50 क्वेश्चंस इन 1 आवर। तो आप एक टेस्ट की तरह ही उसे हर रोज़ दे सकते हैं एंड आपको अपनी परफॉर्मेंस एवेल्युएट करने का मौका मिल जाएगा उसी के साथ। एंड मेंटल एबिलिटी आपका धीमे धीमे ही अच्छा होगा, पहले दिन किसी का भी अच्छा नहीं होता। आप स्टेप बाय स्टेप आपका अच्छा होता रहेगा एंड ट्राई करिए, रोज़ करें, जिससे आपका एंड तक बहुत अच्छा हो जाएगा मेंटल एबिलिटी। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की, और इसे सैट भी कह सकते हो। तो सैट में मुझे लगता है सब लोग एक चीज़ को, बहुत ही बेसिक चीज़ है बट सब लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, जो कि स्टेट बोर्ड का सिलेबस। अब सब लोग एनसीईआरटी पे इतना फोकस करते हैं, जो स्टेट बोर्ड के हैं वो तो ऑब्वियसली स्टेट बोर्ड पे ही फोकस करेंगे, बट जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो लोग स्टेट बोर्ड कई बार खोलते ही नहीं है। जैसे मेरे दोस्त थे कई, तो उन्होंने स्टेट बोर्ड नहीं खोली कभी भी, वो एनसीईआरटी को ही 2-3 बार रिवाइज करके गए और वो उम्मीद कर रहे थे कि पेपर हो जाना चाहिए। बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में स्टेट बोर्ड है एंड स्टेट बोर्ड से ही पेपर बनेगा। तो आपको एनसीईआरटी नहीं करनी है, स्टेट बोर्ड पे आप फोकस कीजिए, बिकॉज स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहली चीज़, स्टेट बोर्ड हो सकता है आपके स्टेट की हिस्ट्री से के बारे में बात करती है, जैसे राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में बहुत बातें करती है एंड वो इंडिया की हिस्ट्री में भी थोड़ी डेप्थ में जाती है, बट हमारी एनसीईआरटी उतनी डेप्थ में नहीं जाती है और राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करती। तो इफ़ बच्चे ने वो एनसीईआरटी की हुई है तो आराम से क्वेश्चंस निकालेगा, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड आने वाले हैं। बट इफ़ उसने नहीं किया तो उसे बहुत दिक्कत आने वाली है। तो मेरे हिसाब से इफ़ आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे मेंटल एसएसटी हो गया या फिर साइंस हो गया, तो आप उसमें स्टेट बोर्ड की बुक्स करने की ज़रूरत है। अब कई बच्चों को होता है कि हम लोग तो फाउंडेशन के लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग तो आईआईटी या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी साइंस के लिए, हम तो क्योंकि उससे ऊपर के लेवल का पढ़ रहे हैं। आप लोग ऊपर का पढ़ रहे हो देखो, बट दिक्कत क्या है ना, वो कुछ बीच की छोटी छोटी सी चीज़ों से क्वेश्चन बनेंगे ना, जो सिर्फ आरबीएससी या फिर स्टेट बोर्ड की बुक्स में ही है, तो आपका वो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ट्राई करना 1 से 2 रीडिंग मार लो, सिर्फ साइंस की छोटी छोटी सी, मैथ्स की आपको मारने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स की जैसे एक प्रीवाई की, उसको 1-2 बार कर लीजिएगा, तो उससे आपको आराम से आइडिया मिल जाए कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं
एंड मैथ्स में मुझे कभी भी नहीं लगा कि राजस्थान में कोई बाहर के टॉपिक्स आते हो, एक आधा आते हैं जैसे रेडियन में कन्वर्ट करना एंड स्टफ, तो आप उसके लिए एक बार प्रेफर कर सकते हैं कि फॉर्मूलाज देख लें, जिससे आपको प्रीवाईक्यूज में वो तो आइडिया मिल ही जाएगा। बट स्टेट बोर्ड की बुक साइंस के लिए एंड एसएसटी के लिए आपको कंपल्सरीली पढ़नी ही है, और साइंस के लिए और एसएसटी के लिए आप ट्राई कर सकते हो कि पीछे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। बुक के पीछे के हमें यार 20-30 क्वेश्चंस होते हैं हर एक चैप्टर के पीछे, तो आप उन्हें ट्राई करना कि आप उन्हें भी सॉल्व करो, बिकॉज कई बार मैंने देखा है कि उनमें से डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो इफ़ आपने वो सॉल्व किए, एक दो बार ही किया है या फिर आपने याद भी कर लिया उसे, तो आपका डायरेक्ट 1 मार्क्स फ्री का मिल जाएगा। तो आपको ट्राई करना है कि हम लोग वो क्वेश्चंस करें और ईजिली हमें 1 मार्क्स मिल जाएगा। एंड लास्ट में एसएसटी की स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस सब्जेक्ट में मेजॉरिटी को दिक्कत आती है, बट लकीली मुझे एसएसटी बहुत आसान लगता है, बिकॉज मेरी एक स्ट्रैटेजी रहती है कि मैं जो भी चीज़ पढ़ रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री में हमें डेट्स याद करनी होती है, तो मैं हिस्ट्री में इफ़ पढ़ रहा हूँ तो मैं हर एक चीज़ को एक लीनियर वे में पढ़ूंगा। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, मैंने फ्रेंच हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, और फ्रेंच हिस्ट्री में मैं ट्राई करूँगा, जैसे फ्रेंच हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ 1789 में हुआ, ये हुआ, एंड देन उसके बाद हम लोग अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाता है, बट फ्रेंच हिस्ट्री तो कंटिन्यू होती है हमारी 10th में। तो मैं ट्राई करता हूँ कि वो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हुआ, अब मैं 10th से फ्रेंच हिस्ट्री खत्म कर लूँ, जिससे एक पूरा एक लीनियर वे में हो गया और मुझे एकदम लाइन में पता चल गया। और उसके बीच में जो इवेंट्स हुए मैं उन्हें ट्राई करूँगा कि कोरस्पॉन्ड कर लूँ कि क्या वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ हुआ है उसी समय या आसपास में, जिससे मुझे एक आइडिया रहेगा। कॉन्टिन्यूसली रिवीजन होगा, मैं जब भी जैसे फ्रेंच हिस्ट्री कर रहा हूँ तो मेरे को उसी के साथ साथ कुछ और चैप्टर्स भी होते रहेंगे, तो मुझे उसकी भी हेल्प मिलेगी। बार बार रिवीजन से यार हिस्ट्री भी इतनी टफ नहीं है, एंड डेट्स खुद ब खुद याद हो जाती है आपको, वो या बैठ के बार बार उनको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ 1 से 2 बार वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री से कॉरस्पॉन्ड करके एंड 1-2 बार लीनियर वे में पढ़ लिया तो आपको ईजिली हो जाएगा, इतना टफ होता नहीं है पेपर। इकोनॉमिक्स और सिविक्स बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बुक के पीछे ही क्वेश्चंस आएंगे। एंड PYQs एक बार ज़रूर करना हर एक चीज़ के, बिकॉज मेरे साल में एक क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ गया था प्रीवियस ईयर का, तो उसमें मुझे सोचना भी नहीं पड़ा 1 सेकंड, मुझे याद था वो आंसर एंड मैंने डायरेक्ट टिक किया एंड 1 मार्क्स फ्री का मिल गया। अब जिसने नहीं किया होगा उसे सोचना पड़ा होगा एंड हो सकता है उसने ना आया हो। तो अपन को प्रीवियस ईयर ज़रूर करने हैं एंड स्टेट बोर्ड पे बहुत ध्यान देना है, बिकॉज स्टेट बोर्ड से ही पेपर बनते हैं। इफ़ आपके नहीं है स्टेट बोर्ड तो आप NCERT पे ही फोकस कीजिए, बिकॉज NCERT से ही बनेगा। बाकी इफ़ है स्टेट बोर्ड तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके स्टेट बोर्ड, आपके NTSC के पेपर में क्या स्टेट बोर्ड से पेपर बनता है या NCERT से। इफ़ स्टेट बोर्ड से बन रहा है तो आपके लिए स्टेट बोर्ड ही है, बट इफ़ NCERT से बन रहा है तो आप NCERT भी प्रेफर कर सकते हैं, डायरेक्टली आपका ईजी पड़ जाएगा। एंड लास्ट में आपको एंड में मिनिमम टू मिनिमम 5 से 6 मॉक टेस्ट देने ही है, फुल टाइम दीजिएगा जिससे आपको इजीली प्रैक्टिस हो जाए। एंड ट्राई कीजिएगा आप प्रिंट आउट लेके उनको एक बार दीजिए, प्रिंट से हमें आदत मिल जाएगी, बिकॉज कंप्यूटर में एक अलग तरीका होता है आपको आंसर्स फीड करना है। OMR भरने के लिए भी आप एक OMR भी प्रिंट कर सकते हैं, जिससे आपकी वो OMR की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो 3 से 4 बार आप OMR की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। एंड बस यही थी टिप्स। आप लोग ऑल द वेरी बेस्ट, आराम से कीजिएगा, इतना टफ होता नहीं है पेपर जितना आप लोग सोच रहे हो, डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाएंगे। बस एक स्टेट बोर्ड को करने की कोशिश करना एंड मेंटल एबिलिटी रोज करना, इजीली सिलेक्शन हो जाता है, उतनी टफ होता नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।